Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इनफैक्ट आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन लुबेग मेजरेबल सेट्स. जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि अगर हम एम्प्टी सेट को देखते हैं तो एम्प्टी सेट मेजरेबल सेट है. रियल लाइन इटसेल्फ लुबेग मेजरेबल है. अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है. हर ओपन सेट मेजरेबल, हर क्लोज सेट मेजरेबल, हर इंटरवल मेजरेबल, और इसके अलावा हर वो सेट जिसकी लुबेग आउटर मेजर 0 हो वो भी मेजरेबल होता है. तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम कोई भी सेट जो रियल लाइन का सबसेट हो उसको लेंगे तो वो एक मेजरेबल सेट होगा. तो नेचुरली ये क्वेश्चन ज़हन में आता है कि क्या नॉन लुबेग मेजरेबल सेट्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी. इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने कैंटर सेट के बारे में बात की थी कि कैंटर सेट एक ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल है और उसकी लुबेग आउटर मेजर 0 है. तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे अबाउट बोरेल सेट्स, और बोरेल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन लुबेग मेजरेबल सेट्स देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट कैंटर सेट्स. तो कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन क्या थी और कैंटर सेट्स की जरूरत क्यों पड़ी. इनफैक्ट इसका आंसर ये है कि हमने देखा था कि लुबेग आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट 0 के इक्वल होती है. तो हम इंटरेस्टेड इस चीज में थे कि इज देयर एग्जिस्ट एन अनकाउंटेबल सेट ए सच दैट लुबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0. तो हमने कैंटर सेट कंस्ट्रक्ट किया था जो अनकाउंटेबल है और उसकी लुबेग आउटर मेजर 0 के इक्वल है. इनफैक्ट कैंटर सेट की कंस्ट्रक्शन ये थी कि हमने यूनिट इंटरवल 0-1 में कैंटर सेट इस तरह कंस्ट्रक्ट किया था कि हमने क्लोज्ड इंटरवल 0-1 लिया था और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. तो ऑफ कोर्स हर पार्ट की जो लेंथ होगी वो 1/3 होगी. अब जब हमने इसमें से ये मिडिल थर्ड टर्म जो एक ओपन इंटरवल हमने लिया था 1/3 to 2/3, जब इस ओपन इंटरवल को हमने रिमूव किया था तो हमारे पास 2 क्लोज्ड इंटरवल बच गए थे, 0 to 1/3 एंड देन 2/3 to 1. तो ये 0-1/3 एक क्लोज्ड इंटरवल है, 2/3 to 1 इज अनदर क्लोज्ड इंटरवल. अगेन हमने इन इंटरवल्स की मिडिल थर्ड टर्म्स कैलकुलेट की थी. तो इनकी जो मिडिल थर्ड टर्म आई थी इनको हमने रीनेम कर लिया था I21 एंड दिस मिडिल थर्ड टर्म बाय I22. आफ्टर रिमूविंग दीज टू मिडिल टर्म्स वी आर लेफ्ट विद 4 क्लोज्ड इंटरवल्स. अब इन 4 क्लोज्ड इंटरवल्स की अगेन हमने मिडिल थर्ड टर्म कैलकुलेट की थी I31, I32, I33 एंड I34. और हमने कहा था इनको जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास 4 क्लोज्ड इंटरवल बचेंगे. अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो नोट करें कि हमने फर्स्ट स्टेप में जो इंटरवल रिमूव किया था इसकी लेंथ थी 3⁻⁻1. दूसरे स्टेप में जो 2 इंटरवल्स रिमूव हुए ईच हैज लेंथ 3⁻⁻2. इसी तरह तीसरे स्टेप में जो 4 इंटरवल रिमूव हुए हर एक की लेंथ 3⁻⁻3 है. तो इसी प्रोसेस को
अगर हम कंटिन्यू करें, कंटिन्यूइंग दिस वी हैव एट nth स्टेप में हमारे पास जो इंटरवल रिमूव होंगे i n1 i n2 अप टू सो ऑन i n2 पावर n माइनस 1, और इसको हमने लिख लिया था i n m वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू सो ऑन 2 पावर n माइनस 1। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सारे ओपन इंटरवल जो हमने रिमूव किए हैं, अगर हम इनको कंबाइन कर लें, दैट इज इनकी यूनियन ले लें, तो जी मैं कह रहा हूं यूनियन m वेरीज फ्रॉम 1 to 2 पावर n माइनस 1 i n m, n varies from 1 to infinity. Then G is an open set being countable union of open sets. In fact, open intervals, और हर इंटरवल एक ओपन सेट होता है इन सेट ऑफ रियल नंबर, सो वी कैन से एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। सो जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। सो जी एक ओपन सेट है। द कंप्लीमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू 0 1 इज कॉल्ड Cantor set, that is C is equal to 0 1 interval minus G. Note that C is a closed set. Why C is a closed set? Because C complement है एक ओपन सेट का, so C is a closed set and this implies C is Lebesgue measurable. क्योंकि हर क्लोज सेट Lebesgue measurable होता है। तो यहां से हमने टू रिजल्ट डिड्यूस कर लिए। एक तो कैंटर सेट क्लोज सेट होता है, दूसरा कैंटर सेट Lebesgue measurable सेट है। आल्सो 0 1 इंटरवल को हम देखें तो ये C यूनियन G के इक्वल है, वेयर C एंड G आर डिसजॉइंट एंड मेजरेबल एज वेल। तो यहां से हमने Lebesgue measure ऑफ 0 1 इंटरवल फाइंड की थी, विच इज इक्वल टू Lebesgue measure ऑफ C प्लस Lebesgue measure ऑफ G। तो 0 1 क्योंकि इंटरवल है, इसकी Lebesgue measure इसकी लेंथ है, सो 1 इज इक्वल टू measure ऑफ C प्लस measure ऑफ G एंड दिस इंप्लाइज measure ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइनस measure ऑफ G। और ये मैंने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि measure ऑफ G 1 के इक्वल है, सो measure ऑफ C इज इक्वल टू 0। तो यहां तक कैंटर सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया था और इसकी Lebesgue measure फाइंड की थी। अब इसके बाद मैंने कैंटर फंक्शन डिफाइन किया था और शो किया था कि अगर हम टर्नरी रिप्रेजेंटेशन लें एलिमेंट्स ऑफ C की, तो टर्नरी रिप्रेजेंटेशन कैंटर सेट के एलिमेंट की यूनिक होती है। सो कैंटर फंक्शन जो है ये शो करता है कि 0 1 इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू C। अब 0 1 इंटरवल अनकाउंटेबल है, तो इट मींस C भी अनकाउंटेबल है। जब C अनकाउंटेबल है तो दिस शोज कि हमने एक अनकाउंटेबल सेट फाइंड कर लिया है जिसकी Lebesgue measure 0 के इक्वल है। तो ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव किया लास्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने जस्ट डिफाइन किए थे बोरेल सेट्स। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बोरेल सेट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। द कलेक्शन बी ऑफ बोरेल सेट्स इज डिफाइंड टू बी ए सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ द इंटरवल
of the form AB. In fact, बोरेल सिग्मा अलजेब्रा जो है ये जनरेट होता है इस टाइप के इंटरवल से, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल से। इनफैक्ट यहाँ जनरेशन से मुराद हमारी ये थी कि हर वो सेट जो इस टाइप के इंटरवल्स की यूनियन या इंटरसेक्शन में लिखा जा सके, दैट इज सिंपल ऑपरेशन से ऑब्टेन हो जाए, उस सेट को हम बोरेल सेट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू a into b minus 1/n, where union is taken from 1 to infinity। तो जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करते हैं तो ये एंड b की तरफ मूव करेगा, तो इन सारे सेट्स की यूनियन ले तो ओपन इंटरवल ए बी आएगा। दिस इंप्लाइज ए बी इज ए बोरेल सेट। In fact, B is the smallest sigma algebra containing all open sets। तो ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है जो तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है। जैसे आपने देखा कि हर ओपन इंटरवल इस टाइप के सेट से जनरेट हो सकता है, इसलिए हर ओपन सेट एक बोरेल सेट है, और जब ओपन सेट बोरेल सेट है तो बी कंटेन कर रहा है ऑल ओपन सेट्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर बोरेल सिग्मा अलजेब्रा इस टाइप के इंटरवल से जनरेट होता है तो इसकी डेफिनेशन में हम कोई और इंटरवल ले लें तो क्या ये उनसे भी जनरेट होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। द बोरेल सिग्मा अलजेब्रा बी इज जनरेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ सेट्स। द कलेक्शन C1 ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ R, यानी बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ना सिर्फ इस टाइप के इंटरवल से जनरेट होता है बल्कि ये क्लोज सबसेट्स ऑफ R से भी जनरेट हो सकता है। ये बोरेल सिग्मा अलजेब्रा इस टाइप के इंटरवल से भी जनरेट हो सकता है, और ये बोरेल सिग्मा अलजेब्रा इस टाइप के इंटरवल से भी जनरेट हो सकता है। सो लेट B1, B2 एंड B3 आर सिग्मा अलजेब्रास generated by C1, C2 and C3 respectively। We claim B is equal to B1 is equal to B2 is equal to B3। अब हमारा क्लेम यह है कि बोरेल अलजेब्रा इनफैक्ट इन ऑल अलजेब्रास के इक्वल है। तो जब हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो इसका मतलब है बोरेल अलजेब्रा क्लोज सेट से भी जनरेट हो सकता है, इस टाइप के भी सेट से जनरेट हो सकता है, और इस टाइप के सेट से भी जनरेट हो सकता है। टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरा टारगेट ये होगा कि मैं B2 को सबसेट ऑफ B1 प्रूव कर दूं और B3 को सबसेट ऑफ B2 प्रूव कर दूं और B को सबसेट ऑफ B3 प्रूव कर दूं, इसी तरह B1 को सबसेट ऑफ B प्रूव कर दूं। तो जाहिर है ये सारे एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो इट मींस ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने प्रूव ये करना है कि कलेक्शन B इज सुपरसेट ऑफ B1, B1 इज सुपरसेट ऑफ B2, B2 इज सुपरसेट ऑफ B3 एंड B3 इज सुपरसेट ऑफ B। तो ये मेरा टारगेट है।
तो पहले मैं इस इंक्लूजन में इंटरेस्टेड हूं कि बी और B1 में क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि B1 एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा है जो जनरेट हो रहा है क्लोज सेट से, और पहले मैंने आपको बताया कि B एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा होता है जो कंटेन करता है ऑल ओपन सेट्स को। सिंस B contains all open sets in R and is closed under complement, this implies B contains all closed sets। क्योंकि ये सिग्मा अलजेब्रा है तो ये कंप्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड होगा। सो अगर ये ऑल ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है तो ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट क्लोज सेट होता है। सो बी मस्ट कंटेन ऑल क्लोज सेट्स। अगर बी सारे क्लोज सेट कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज B1 इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि सारे क्लोज सेट से जो सिग्मा अलजेब्रा जनरेट हो रहा है वो तो B1 है और बी भी कंटेन कर रहा है ऑल क्लोज सेट, तो इट मींस B1 सबसेट हो गया बी का। दिस इज रिलेशन स्टेरिक। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कलेक्शन B1 और B में ये रिलेशन है। अब नेक्स्ट हम B1 और B2 में रिलेशन फाइंड करेंगे। अब नोट करें कि B1 वो कलेक्शन है जो क्लोज सेट से जनरेट हो रही है और B2 वो कलेक्शन है, वो सिग्मा अलजेब्रा है जो इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हो रहा है। एज -∞ टू B, अब ये इंटरवल -∞ से B तक देखें तो ये B टू इंफिनिटी का कंप्लीमेंट है। B टू इंफिनिटी कंप्लीमेंट। अब B टू इंफिनिटी एक ओपन सेट है तो इसका कंप्लीमेंट एक क्लोज सेट हो गया। दिस इंप्लाइज -∞ टू B इज क्लोज सेट। दिस इंप्लाइज -∞ टू B इज क्लोज्ड एंड दिस इंप्लाइज B2 इज सबसेट ऑफ B1। से ये रिलेशन स्टेरिक डैश। आल्सो नोट करें कि अगर हम एक इंटरवल लेते हैं A टू B, तो इस इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं? ये -∞ टू B लें और A टू इंफिनिटी लें, इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये A टू B आ जाएगा। आल्सो नोट दैट AB इज इक्वल टू -∞ टू B intersection with A to infinity, and this is equal to -∞ to B intersection with -∞ to A का complement। अब आप ऑब्जर्व करें कि -∞ टू B टाइप के जो जनरेटर्स हैं वो बोरेल अलजेब्रा B2 के, तो ये B2 में है, ये सेट भी B2 में है, तो इसका कंप्लीमेंट भी B2 में होगा, तो इसकी इंटरसेक्शन B2 में होगी। इसका मतलब है कि B3 के जो जनरेटर्स हैं वो B2 से बिलोंग कर गए। सो दिस इंप्लाइज B3 इज सबसेट ऑफ B2। दिस इक्वेशन इज स्टेरिक डबल डैश। आल्सो ओपन इंटरवल AB, इसको हम लिख सकते हैं A टू B -1/n टाइप के इंटरवल लेकर इनकी यूनियन में। बिकॉज नोट करें कि अगर इसमें आप फर्स्ट इंटरवल देखें तो वो A से B -1 पे है, दूसरा इंटरवल A से B -1/2 पे है, तीसरा B -1/3 तक जाएगा, और जैसे जैसे आप n इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये एंड अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स B। सो इन सब की जब यूनियन लेंगे तो ये ओपन इंटरवल AB के इक्वल आएगा। अब ओपन इंटरवल AB तो ओपन सेट है
और बी कंटेन कर रहा है ऑल ओपन सेट्स को, तो इसका मतलब है ये जो यूनियन है, क्योंकि B3 के एलिमेंट्स की काउंटेबल यूनियन है, सो दिस बिलोंग्स टू B3 एंड व्हाट डज दिस इंप्लाइज। अब सोचें इससे क्या रिजल्ट फॉलो होगा, कि इससे ये रिजल्ट फॉलो होगा कि जैसे हमने पहले प्रूव किया कि B सुपरसेट है B1 का, B1 सुपरसेट है B2 का, B2 सुपरसेट है B3 का, तो यहां से फॉलो हो गया कि B3 सुपरसेट है B का। So this is relation steric triple dash from steric, steric dash, steric double dash and steric triple dash. We have what we have B सुपरसेट है B1 का, B1 सुपरसेट है B2 का, B2 सुपरसेट है B3 का और B3 सुपरसेट है B का। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर बोरेल अलजेब्रा के एक पर्टिकुलर टाइप के इंटरवल एज ए जनरेटर देते हैं, तो आपने देखा कि हम इसको डिफरेंट टाइप्स के इंटरवल से जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट बोरेल सिग्मा अलजेब्रा एक ऐसा सिग्मा अलजेब्रा होता है जो ऑल टाइप ऑफ इंटरवल्स को कंटेन करता है, और इन पर्टिकुलर ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन कर लेता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस थ्योरम का प्रूफ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। एवरी बोरेल सेट इज मेजरेबल। अब हर बोरेल सेट को हमने शो करना है मेजरेबल सेट है, दैट इज collection of all Borel set is contained in class M, where M जो है ये sigma algebra of all measurable subsets है। तो हमने शो ये करना है कि डेफिनेटली अगर कोई सेट बोरेल सेट होगा और B से बिलोंग करेगा, तो वो अगर M से बिलोंग कर गया तो वो मेजरेबल हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स हमने प्रूव करना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बोरेल सेट इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स। एज वी नो दैट every open set is measurable, क्योंकि ये हमने प्रूव किया हुआ है कि हर ओपन सेट मेजरेबल होता है, एंड M contains all open sets but B is the smallest sigma algebra which contains all open sets. This implies B is contained in M, and this implies every Borel set is measurable. डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ पे फिर एक नजर डालिएगा। क्वाइट सिंपल प्रूफ। जस्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि बी स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होता है जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन करता है, और हर ओपन सेट मेजरेबल होता है। मेजरेबल होने की वजह से हर ओपन सेट क्लास M से बिलोंग करेगी। अब M एक सिग्मा अलजेब्रा है जो ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है, और B वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है, तो इसलिए B प्रॉपरली कंटेन्ड इन M है। इट मींस एवरी बोरेल सेट इज मेजरेबल सेट, बिकॉज B कलेक्शन से आप कोई भी सेट लेंगे तो वो M से बिलोंग कर जाएगा, और M से बिलोंग करने की वजह से वो मेजरेबल हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट हम इनफैक्ट देखना चाहते हैं जिस तरह हर सिंगलटन सेट, हर फाइनाइट सेट और हर काउंटेबल सेट मेजरेबल सेट होता है, इसी तरह अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हर सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट जो है ये बोरेल सेट होगा या नहीं होगा। और हमने इसके साथ शो ये करना है कि इन तमाम सेट्स की बोरेल मेजर 0 है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज बोरेल मेजर। एज हमने ऑब्जर्व किया कि बी प्रॉपरली कंटेन्ड है इन एम, तो इनफैक्ट यहाँ पे मैं जस्ट प्रूव किया है कि बी कंटेन्ड इन एम है। अब आपने एक एग्जांपल फाइंड करनी है एक ऐसे फंक्शन की जो मेजरेबल तो बट वो बोरेल सेट ना हो, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा बी इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन एम। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको एज ए सबसेट ले रहा हूँ कि बी इज कंटेन्ड इन एम है। अब बोरेल मेजर क्या होती है? द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लुबेग मेजर M to class B is called बोरेल मेजर। तो इनफैक्ट बोरेल मेजर लुबेग मेजर ही है, बट ये लुबेग मेजर जब एक बोरेल सेट की लेंगे तो उसे बोरेल मेजर कह देंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसे सेट एग्जिस्ट करते हैं जो मेजरेबल तो है बट बोरेल मेजरेबल सेट्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप लुबेग मेजर तो ऑल मेजरेबल सेट्स की ले सकते हैं, लेकिन बोरेल मेजर सिर्फ उन सेट्स की ले सकते हैं जो बोरेल मेजरेबल सेट्स होंगे। तो हम शो करते हैं कि एनी सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट इज ए बोरेल सेट विद बोरेल मेजर 0। तो जब आप ये रिजल्ट प्रूव कर लेंगे, इसके बाद आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स आ जाएंगी। जैसे आप कोई भी सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट ले लें जो सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो, तो वो एक बोरेल सेट होगा। वी जस्ट प्रूव दैट एवरी सिंगलटन सेट इज बोरेल सेट। हम जस्ट ये रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं क्योंकि रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं दैट इज फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट का केस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फैक्ट से फॉलो हो जाएगा कि कलेक्शन बी जो है ये एक सिग्मा अलजेब्रा है, सो ये क्लोज्ड है अंडर फाइनाइट यूनियन। तो लिहाजा हर फाइनाइट सेट को आप सिंगलटन्स की यूनियन में लिख सकते हैं और हर काउंटेबल सेट को भी आप सिंगलटन्स की यूनियन में लिख सकते हैं। सो अगर हर सिंगलटन सेट बोरेल सेट हो गया तो फाइनाइट और काउंटेबल सेट ऑटोमेटिकली सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन से बोरेल सेट्स बन जाएंगे। अब फिर इनकी अगर बोरेल मेजर फाइंड करनी होगी तो क्योंकि लुबेग मेजर जो है जब ये इसकी रिस्ट्रिक्शन लेकर इसे बोरेल मेजर बनाएंगे तो ये एक काउंटेबली सब एडिटिव है। काउंटेबली सब एडिटिव मेजर होने की वजह से हर फाइनाइट और काउंटेबल सेट की बोरेल मेजर 0 हो जाएगी। तो कंसीडर ए इज इक्वल टू a minus 1 over n to a इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो इसको ऑब्जर्व करें कि हमारे पास अगर हम n को 1 रखते हैं तो ये a minus 1 to a है सेट। n को अगर 2 रखें तो a minus 1 over 2 to a है, देन a minus 1 over 3 to a। और इसी तरह आप n की वेरिएशन 1 to infinity लें तो क्लियरली ये एंड क्लोज होता जाएगा a की तरफ। तो इस सेट में जो कॉमन पॉइंट आएगा वो जस्ट सिंगलटन सेट a रह जाएगा। अब यहाँ पे नोट करें कि हमने कहा था कि ए बी टाइप के इंटरवल से जो भी सेट जनरेट होगा दैट इज उनकी इंटरसेक्शन या यूनियन में लिखा जाएगा, वो एक बोरेल सेट है। तो हमने सिंगलटन सेट ए को इस टाइप के इंटरवल्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन में लिख लिया एंड दिस इंप्लाइज
A is a Borel set। अब A Borel set है। अब हम इसकी मैयर फाइंड करते हैं। लेट En इज इक्वल टू A माइनस 1/n इंटू ए। क्लियरली जैसे मैंने बताया कि ये E1 सेट है, ये E2 सेट है एंड E3 सेट है। तो ये जो सीक्वेंस En है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियरली En is a decreasing sequence with measure of E1। अब E1 सेट की मैयर निकालें तो इंटरवल की मैयर इसकी लेंथ होती है। सो इसकी लेंथ आप निकालें तो लेंथ ऑफ A माइनस 1 टू A ये 1 के इक्वल आएगी, विच इज लेस देन इंफिनिटी। Then by a theorem measure of singleton set A, which is in fact measure of intersection n varies from 1 to infinity En, this is equal to limit n tend to infinity measure of En। तो यहाँ पे नोट करें कि मैंने ये वाला रिजल्ट अप्लाई करना था कि इस सेट की मैयर फाइंड करनी थी। तो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि अगर हम एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मैयरेबल सेट्स लें, राइट, तो फिर इंटरसेक्शन की मैयर इस लिमिट के इक्वल होती है प्रोवाइडेड दैट मैयर ऑफ E1 लेस देन इंफिनिटी। सो सबसे पहले मैंने इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव किया, मैयर ऑफ E1 चेक की जो लेस देन इंफिनिटी है, और उसके बाद वो थ्योरम अप्लाई करके सिंगलटन सेट की मैयर फाइंड कर ली। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी मैयर ऑफ En 1/n के इक्वल है। n को इंफिनिटी पुट करें तो n को इंफिनिटी पुट करने से ये 1/infinity दैट इज 0 आ गया। तो मैयर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका प्रूफ था कि हर सिंगलटन सेट बोरेल सेट होता है विद बोरेल मैयर 0। तो जस्ट रिविजिट करते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी कि सिंगलटन सेट को हमने इस फॉर्म के इंटरवल्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन में लिखा, जिस वजह से सिंगलटन सेट एक बोरेल सेट बन गया। अब इसके बाद इसकी बोरेल मैयर फाइंड करनी थी, तो हमने En इन इंटरवल्स को क्या लिया, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है जिसमें फर्स्ट इंटरवल की लुबेग मैयर 1 है जो लेस देन इंफिनिटी है। तो एक थ्योरम अप्लाई कर लिया और इस थ्योरम के मुताबिक जो सिंगलटन सेट की मैयर है वो 0 आती है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक काउंटेबल सेट ले लेते हैं या फाइनाइट सेट ले लेते हैं, से A1 टू An अगर एक फाइनाइट सेट है तो इसे आप यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n में लिख सकते हैं, और इसकी लिबेग मैयर ऑलरेडी हम जानते हैं कि लेस आर इक्वल टू सुमेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n लिबेग मैयर ऑफ ai, और ये इक्वल टू 0। तो इसी तरह हम काउंटेबल सेट की भी लिबेग मैयर फाइंड करेंगे जो इनफैक्ट बोरेल मैयर हो जाएगी, क्योंकि ये सेट सिंगलटन सेट हो, फाइनाइट सेट हो या काउंटेबल सेट हो, ये एक बोरेल सेट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमने बोरेल सेट्स को देखा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे नॉन लुबेग मैयरेबल सेट्स को। अब इनफैक्ट नॉन लुबेग मैयरेबल सेट का आइडिया कुछ हुआ है कि इससे पहले हमने जिस टाइप के भी सेट देखे वो मैयरेबल सेट्स थे, इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं। अब बोरेल सेट जो इनफैक्ट थे, बोरेल सेट्स की कंस्ट्रक्शन इस सेंस में हमने देखी कि बोरेल सेट्स इनफैक्ट स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा बोरेल सेट से जनरेट होता है जो ऑल ओपन सेट्स को कंटेन कर लेता है। अब जो नॉन लुबेग मैयरेबल सेट्स हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अब नॉन लुबेग मैयरेबल सेट की कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ न्यू डेफिनेशंस देखते हैं हम। रिकॉल दैट इससे पहले हमने ट्रांसलेशन ऑफ ए सेट को डिफाइन किया था
कि अगर E एक मेजरेबल सेट ले और इसको Y किसी एलिमेंट ऑफ R से इसकी ट्रांसलेशन ले तो ये सेट X प्लस वाई होता है सच दैट X बिलोंग्स टू E। तो इनफैक्ट हमने प्रूव किया था कि इफ E इज measurable then E plus Y is measurable, that is translation of a measurable set is measurable। in fact अभी तक हमने जितने भी सेट्स डिस्कस किए हैं वो रियल लाइन के सबसेट्स डिस्कस किए हैं। अब कुछ न्यू डेफिनेशन देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1 and XY belongs to A। We denote and define sum modulo 1 of X and Y by X sum modulo Y is equal to X plus Y if X plus Y का ordinary sum less than 1 हो and this sum modulo ये abstract sum जो है ये equal होगा X plus Y minus 1 if X और Y का ordinary sum greater or equal to 1 हो। For example आप सम मॉडुलो 1 फाइंड करना चाहते हैं 0.6 और 0.3 का, तो इनका सम मॉडुलो, इसके लिए इनका ऑर्डिनरी सम निकालें। 0.6 प्लस 0.3 ये 0.9 आ गया इनका ऑर्डिनरी सम विच इज लेस देन 1 है, सो इनका सम मॉडुलो भी 0.9 आएगा, यानी सम मॉडुलो ऑफ एक्स वाई ऑर्डिनरी सम के इक्वल आएगा इफ इनका ऑर्डिनरी सम लेस देन 1 हुआ। इसी तरह अगर हम से 0.9 और 0.7 का सम मॉडुलो फाइंड करना चाहें तो इनका ऑर्डिनरी सम देखें 0.9 और 0.7 का ऑर्डिनरी सम 1.6 आया विच इज ग्रेटर देन 1। तो अब सम मॉडुलो की डेफिनेशन ये है कि ऑर्डिनरी सम में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपने इनके ऑर्डिनरी सम में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 0.6। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट सम जो इनफैक्ट जब भी आप इस इंटरवल के कोई से भी दो मेंबर्स को ऐड करेंगे तो इस सम के अंदर आंसर ऑलवेज आपको इसी इंटरवल में मिलेगा, जबकि ऑर्डिनरी सम में ऐसा नहीं हो रहा। आपने देखा कि 0.9 और 0.7 का ऑर्डिनरी सम 1.6 नंबर बनता है जो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए ये जो अब्स्ट्रैक्ट सम हमने डिफाइन किया है सम मॉडुलो 1, इसके अंदर ये सेट क्लोज्ड हो जाता है। अब इसके बाद हम ट्रांसलेट मॉडुलो 1 की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज E सबसेट ऑफ A ले लिया और A अब थ्रू आउट मैं इसी सेट को कहूंगा एंड Y बिलोंग्स टू A। वी डिनोट एंड डिफाइन ट्रांसलेट मॉडुलो 1 ऑफ E बाय Y। E के ट्रांसलेट मॉडुलो विद Y इज इक्वल टू X सम मॉडुलो Y वेयर X बिलोंग्स टू E। तो जस्ट हमने ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें ऑर्डिनरी सम को रिप्लेस कर लिया है सम मॉडुलो, और ये टोटली कंस्ट्रक्शन हो रही है इस सेट ए के इनसाइड जो अब इस अब्स्ट्रैक्ट सम के अंदर क्लोज्ड हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कुछ लेक्चर पहले हमने देखा था कि अगर E मेजरेबल हो तो E प्लस वाई भी मेजरेबल होता है और लिबेग मेजर ऑफ E प्लस वाई इक्वल टू लिबेग मेजर ऑफ E के इक्वल होती है। दैट इज हमने कहा था लिबेग मेजर जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि क्या इस अब्स्ट्रैक्ट सम के अंडर भी ये जो ट्रांसलेशन मॉडुलो 1 हमने डिफाइन किया है इसमें भी लिबेग मेजर जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है या नहीं है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट, let E subset of A be a measurable set। नोट दैट E मैंने एक measurable set ले लिया है। Then for each Y belonging to A, the set E sum modulo Y is measurable and measure of E sum modulo Y is equal to measure of E। In fact इस थ्योरम में पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आप 0-1 इंटरवल का कोई भी सबसेट लें तो अगर ये सबसेट मेजरेबल हो तो इस अब्स्ट्रैक्ट सम के अंदर इसकी ट्रांसलेशन को देखें तो ये भी मेजरेबल सेट बनेगा और फर्दर लुबेग मेजर अगेन यहाँ पे ट्रांसलेशन इनवेरिएंट रहेगी इस केस में भी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट Y बिलोंग्स टू A
अब नोट करें कि ए जो सेट हमें दिया गया है वो 0 to 1 इंटरवल है, तो 1 माइनस वाई पॉइंट इसी इंटरवल में आएगा क्योंकि वाई हम इसी इंटरवल से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो ई है वो सबसेट ऑफ ए है, तो ई किसी भी टाइप का सबसेट हो सकता है। यहां पे मैं अज्यूम करता हूं कि ई से ये सेट है, ये सेट टोटली ई है। तो अब नोट करें कि ये ई सेट 0 to 1 माइनस वाई इंटरवल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगेन ये ई सेट इंटरसेक्ट कर रहा है 1 माइनस वाई टू 1 इंटरवल को भी। सो दिस इज ई इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई टू 1। लेट वाई बिलोंग्स टू ए, पुट E1 is equal to E intersection 0 to 1 minus y, and E2 is equal to E intersection 1 minus y to 1. Then clearly E equal होगा E1 union E2 के, एंड E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी सेट होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि E1 और E2 की जो यूनियन है वो अगेन E सेट बन रहा है और इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। आल्सो नोट दैट E1 एंड E2 आर मेजरेबल। ये मेजरेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये इंटरवल मेजरेबल है, तो ऑफ कोर्स E1 मेजरेबल होगा। सिमिलरली ये इंटरवल मेजरेबल है तो E2 भी मेजरेबल होगा, और E गिवन है मेजरेबल सेट है, सो ऑल दीज थ्री सेट्स आर मेजरेबल। फर्दर E1 और E2 की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मींस E1 और E2 डिसजॉइंट भी है। अब ये मेजरेबल सेट्स भी हैं, E1 E2 डिसजॉइंट भी हैं, तो हम यहाँ पे लुबेग मेजर अप्लाई करें। सो लुबेग मेजर ऑफ E इज इक्वल टू लुबेग मेजर ऑफ E1 यूनियन E2। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो दिस इज लुबेग मेजर ऑफ E1 प्लस लुबेग मेजर ऑफ E2। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक हमने शो किया कि मेजर ऑफ E इनफैक्ट E1 और E2 के समेशन के इक्वल है। Also, if y1 belongs to E1, which is equal to E intersection 0, 1 minus y, this implies y1 belongs to E and y1 belongs to 0 to 1 minus y, and this implies y1 is greater or equal to 0 and strictly less than 1 minus y, and this implies y plus y1 is less than 1। अब नोट करें कि जो भी पॉइंट आप E1 सेट से लेते हैं उसमें अगर y ऐड कर लें तो इन दोनों का सम लेस देन 1 आता है। तो क्लियरली ये इंडिकेशन है यहां से कि E1 का अगर अब्स्ट्रैक्ट सम लें, सम मॉडुलो 1 लें विद y, तो वो सेम आएगा जो इनका ऑर्डिनरी सम है। सिंस इस केस में y सम मॉडुलो y1 इक्वल टू ऑर्डिनरी सम के इक्वल आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सम मॉडुलो 1। एंड इफ अब अगर हम देखते हैं कि एलिमेंट y2 ले ले से E2 सेट से, तो E2 है E इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई टू 1। तो सेम प्रोसेस रिपीट करें तो y2 बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल से। अब जब y2 इस इंटरवल में है तो इट मींस 1 माइनस वाई लेस आर इक्वल टू y2 एंड दिस इज लेस देन 1, एंड दिस इंप्लाइज इस पोर्शन ऑफ इनइक्वालिटी को देखें तो y प्लस y2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज y
abstract sum with y2 is equal to y plus y2 minus 1, and this implies E2 सम मॉडलो y अगर लेते हैं तो ये E2 ऑर्डिनरी सम विद y माइनस 1 के इक्वल आएगा. से दिस इज रिलेशन 2, रिलेशन 3. अब यहां से नेक्स्ट ये ऑब्जर्व करें कि क्या ये जो सेट आया है E1 सम मॉडुलो y और E2 सम मॉडुलो y, ये मेजरेबल हैं या नहीं. जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि E1 और E2 मेजरेबल हैं. मेजरेबल सेट की ट्रांसलेशन मेजरेबल होती है. सो इक्वेशन 2 और 3 की राइट हैंड साइड मेजरेबल है. राइट हैंड साइड मेजरेबल होने की वजह से इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी मेजरेबल होगी. क्लियरली E1 सम मॉडुलो y एंड E2 सम मॉडुलो y आर measurable. Also, E sum modulo y is equal to E1 sum modulo y union E2 sum modulo y, where E1 sum modulo y intersection with E2 sum modulo y is equal to 5. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों की यूनियन इसके इक्वल होगी और इनकी इंटरसेक्शन 5 होगी. अब E सम मॉडुलो y दो मेजरेबल सेट्स की यूनियन है, तो ये दोनों सेट्स मेजरेबल हैं, तो मेजरेबल्स की यूनियन भी मेजरेबल होती है. दिस इंप्लाइज E सम मॉडुलो y इज मेजरेबल. अब मेजरेबल है तो इनफैक्ट हम इंटरेस्टेड है इसकी लुबेग मेजर फाइंड करने में. Then Lebesgue measure of E sum modulo y is same as Lebesgue measure of this plus Lebesgue measure of E2 sum modulo y. अब इनकी वैल्यू जरा इक्वेशन 2 से फाइंड करें, 2 और 3 से. तो अगर 2 की दोनों साइड्स पे m अप्लाई करें तो आप नोट करें कि इस पे m अप्लाई करने से इस साइड पे भी m आ जाएगा, तो m ऑफ E1 प्लस y m ऑफ E1 के इक्वल आएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी सम में ये m जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है. सो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 यूजिंग 2 and 3 and the fact M is translation invariant. अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें तो मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 मेजर ऑफ E के इक्वल है. सो दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ E यूजिंग 1. सो मेजर ऑफ E abstract sum y is equal to measure of E. This implies M is translation invariant. तो हमने देखा कि E1 हम abstract sum लें, Lebesgue measure still जो है ये translation invariant है. Dear students, यहां तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी हम A लिया है 0-1 हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल और इसका एक सबसेट E लेकर हमने उसकी ट्रांसलेशन डिफाइन की विद दिस अब्स्ट्रैक्ट सम और शो किया कि लेबेग मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है. प्रूफ क्वाइट सिंपल, जस्ट इस डायग्राम को फोकस करें अगर आप तो E01 इंटरवल का सबसेट होने की वजह से मैंने E के इंटरसेक्शन विद 1 माइनस y1 और 1 माइनस y1 के साथ इंटरसेक्शन ली. जब ये इंटरसेक्शन ली तो ये 2 न्यू सेट्स बने E1 और E2. अब E1 और E2 डिसजॉइंट्स भी हैं, इनकी यूनियन E के इक्वल है और ये ऑल सेट्स मेजरेबल भी हैं. सो रिलेशन 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया हमारे पास.
उसके बाद मैं ये देखना चाहता था कि E1 सेट में अगर अब्स्ट्रैक्ट सम लिया जाए विद y और ऑर्डिनरी सम तो इसमें कंपैरिजन क्या आएगा, तो वो इक्वेशन 2i, इसी तरह E2 में जब y ऐड किया विद दिस अब्स्ट्रैक्ट सम तो ये रिलेशन आया। इसके बाद हमने देखा कि ट्रांसलेशन ऑफ ए मेजरेबल सेट मेजरेबल होती है, तो E1 और E2 के मेजरेबल होने से इक्वेशन 2 और 3 की राइट साइड मेजरेबल होगी, तो इनकी लेफ्ट साइड भी मेजरेबल होगी। अब लेफ्ट साइड मेजरेबल होने से इनकी यूनियन क्योंकि इस अब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन के इक्विवेलेंट है, सो ये अब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेशन भी मेजरेबल होगी। अब जब ये मेजरेबल है तो मैं इसकी मेजर फाइंड कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 और 3 को यूज किया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इनफैक्ट आ गया वो लम्हा जिसका इंतजार था, दैट इज लेबेग मेजरेबल सेट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इसकी हम बात करेंगे। इनफैक्ट जस्ट ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि फाई एंड आर मेजरेबल, E is measurable if and only if E complement is measurable. Third, if Lebesgue outer measure of E is equal to 0, then E is measurable. G delta and F sigma sets are measurable. Every finite and countable set is measurable. Every interval is measurable. और इसी तरह मैं अगर लिखता जाऊं तो हर ओपन सेट, हर क्लोज सेट वो भी मेजरेबल, कैंटर सेट मेजरेबल। तो इट सीम्स के जितनी भी टाइप के हमने सेट्स लिए हैं वो सारे के सारे सेट ही मेजरेबल है। तो क्या कोई नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता है? अब ये इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। Demonstrate the existence of a non-Lebesgue measurable set. Dear students, non-Lebesgue measurable set construct करने के लिए इनफैक्ट लेट हम कर लेते हैं A is again semi open semi closed interval 0 1 and for xy belongs to A define a relation, ये सिंबल से इसको हम यूजली टिल्डा प्रोनाउंस करते हैं। डिफाइन ए रिलेशन दिस ऑन ए एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ये जस्ट रिलेशन के लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं। एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इज ए रैशनल नंबर। तो अब इस थ्योरम को मैं कुछ स्टेप्स में प्रूव करूंगा। स्टेप 1, फर्स्ट वी शो रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डियर स्टूडेंट, नोट करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता था? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिकॉल दैट रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ये शो करना होता है कि हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होता है। तो अब रिलेशन की डेफिनेशन ये है, तो एज x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 ए रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज x is related to x, therefore relation is reflexive.
रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से स्टेप्स हैं, इसलिए इनको मैं क्विकली गो थ्रू कर रहा हूं। अब सिमेट्रिक में हमने x रिलेटेड टू y लेना होता है और प्रूव करना होता है कि y इज रिलेटेड टू x भी है। सो लेट x इज रिलेटेड टू y, दिस इंप्लाइज x माइनस y इज ए रैशनल नंबर। As y minus x minus time x minus y is rational, क्योंकि x माइनस वाई रेशनल है और रेशनल नंबर का नेगेटिव भी रेशनल होता है, सो दिस इंप्लाइज y इज रिलेटेड टू x, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम शो करते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेट x is related to y and y is related to z, this implies x minus y and y minus z are rational, and this implies x minus z which is equal to x minus y plus y minus z. In fact x minus y रेशनल है, y minus z रेशनल है, तो रेशनल्स का सम एक रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल है, तो दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू z, देयरफॉर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये प्रूफ का पहला स्टेप था जिसमें मैंने रिलेशन को प्रूव किया कि रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मेजर एडवांटेज मैंने आपको बताया था स्टार्ट्स के लेक्चर में कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है उस सेट की पार्टीशनिंग कर देता है। तो ये रिलेशन मैंने क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन इंटरवल 0-1 पे डिफाइन किया है। तो ये रिलेशन इस सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देगा, पार्टीशनिंग कर देगा। सो यहां से मैं स्टेप 2 स्टार्ट करता हूं प्रूफ का। एज रिलेशन इज इक्विवेलेंस, so it partitioned A into disjoint classes, जैसे मैंने ये शो कर दिया है। Let E be the collection of all these classes। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कलेक्शन एक एम्प्टी सेट बन जाए। E is नॉन एम्प्टी because at least the class determined by 0 belongs to E। तो 0 एलिमेंट की क्लास तो मस्ट होगी क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो मस्ट E से बिलोंग करेगी। देयरफॉर E is a non-empty collection of non-empty sets। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ई सेट में सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं जो इस इक्विवेलेंस रिलेशन से बनी है। तो ये कलेक्शन बेसिकली नॉन एम्प्टी होगी और इसमें हर क्लास भी नॉन एम्प्टी होगी। तो ई नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो अब हमने सेट थ्योरी में एक्सियम ऑफ चॉइस पढ़ा था, आपको याद होगा कि एक्सियम ऑफ चॉइस ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए चॉइस फंक्शन फॉर एवरी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। तो ई एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये
तो इस कलेक्शन पे हम एक चॉइस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ई एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि इस पे एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू है। जब एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू है तो हमने प्रूव किया था कि एक्सियम ऑफ चॉइस इज इक्विवेलेंट टू ज़र्मीलोस पोस्टुलेट, यानी जहां पे एक्सियम ऑफ चॉइस जिस कलेक्शन पे ट्रू हो उस पे ज़र्मीलोस पोस्टुलेट भी ट्रू होता है। अब ज़र्मीलोस पोस्टुलेट क्या था? ज़र्मीलोस पोस्टुलेट ये था, ज़र्मीलोस पोस्टुलेट ये था कि जब भी हमारे पास एक फैमिली ऑफ सेट्स हो जो डिसजॉइंट हो तो यूनियन का एक सबसेट मिलता है P which contains exactly one element from each set. Then by Zermelo's postulate there exists a subset P of A which contains exactly one element from each class. तो हर क्लास से एक एलिमेंट ये सेट P कंटेन, तो रफली स्पीकिंग ये P कुछ इस तरह का सेट होगा जो हर क्लास से जस्ट एक एक एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा। यहां पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 स्टेप्स को ऑब्जर्व कीजिएगा कि सेट ए पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया जो इक्विवेलेंस रिलेशन था। इक्विवेलेंस रिलेशन होने की वजह से इस रिलेशन ने ए सेट की पार्टीशनिंग कर दी। पार्टीशनिंग से जो डिसजॉइंट क्लासेस बनी उन क्लासेस में से हमने शो किया कि एटलीस्ट वन क्लास ऐसी है जो नॉन एम्प्टी है, तो ये एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो इस पे एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू हो गया। जब एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू है तो ज़र्मीलोस पोस्टुलेट ट्रू हो गया बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ज़र्मीलोस पोस्टुलेट से एक सबसेट P मिलेगा A का जो एग्जैक्टली वन एलिमेंट कंटेन करेगा फ्रॉम ईच क्लास। स्टेप 3, वी नो एक्सप्रेस A as a union of its subset. For this, consider the enumeration Ri such that I is equal to 0, 1, 2 and so on of rational numbers and put Pi is equal to P sum modulo Ri. क्लियरली P भी सबसेट ऑफ A है, तो इस अब्स्ट्रैक्ट सम के अंदर हमने शो किया था कि A सेट क्लोज्ड होता है तो ईच क्लास Pi कंटेन्ड इन A हो जाएगी। with suppose we take R not equal to 0, then जो फर्स्ट क्लास P नॉट में कहूं तो वो P होगी। we claim A is equal to union I Pi and Pi are disjoint। अब हमने A को सबसेट ऑफ यूनियन I Pi करना है। लेट X बिलोंग्स टू A। डियर स्टूडेंट, अगर X A सेट का एलिमेंट है तो डेफिनेटली ये तो पार्टीशन हुआ था इन क्लासेस में, तो X किसी ना किसी एक क्लास में होगा। अब फॉर एग्जांपल X अगर इस क्लास में है तो ये X इस एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये रिलेशन डिफाइंड था एक इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जो इक्विवेलेंट होंगे एलिमेंट्स वो सेम क्लास में होंगे। सो लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज X इज इक्विवेलेंट टू Pi फॉर सम Pi बिलोंग्स टू सेट P। एंड रिलेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें
तो x minus pi is a rational number for some rational ri, and this implies x is equal to pi some ri which belongs to p sum modulo ri which is equal to pi, and this implies x belongs to union I pi, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर x एलिमेंट एक भी pi सेट में आ गया तो यूनियन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ यूनियन I pi, बट यूनियन I pi इज सबसेट ऑफ A। ये ऑब्वियस रिजल्ट है कि हर pi क्लास कंटेन्ड है A में, तो इनकी यूनियन भी A में कंटेन्ड होगी। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें से स्टेरिक और स्टेरिक डैश को, फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डैश A is equal to union I pi. Next we show pi's are pairwise disjoint. For I is not equal to j, we want to show pi intersection pj is equal to phi। ये आपने खुद वेरीफाई करना है। प्रोसीजर में बता देता हूं कि x सपोज कर लें कि pi इंटरसेक्शन pj नॉन एम्प्टी है, तो x एक एलिमेंट ले लें इंटरसेक्शन से जो pi में भी होगा और pj में भी होगा। जब x pi में होगा तो p सेट के किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा, और जब pj में होगा तो किसी एलिमेंट से p स्मॉल pj के इक्विवेलेंट होगा। वहां से इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि pi स्मॉल pi और स्मॉल pj जो एलिमेंट आपने लिए होंगे वो सेम क्लास में चले जाएंगे, जो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, इट मींस ये डिसजॉइंट है। सो यहाँ ये स्टेप आपने खुद वेरीफाई करना है। तो इसका मतलब है जी कि हर pi जो है वो pj से डिफरेंट है, phi इज नॉट इक्वल टू j। सो डियर स्टूडेंट यहाँ नोट करें कि pi को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और a को यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी क्लेम, ये लास्ट स्टेप है, आई थिंक दिस इज स्टेप 4। सो स्टेप 4, वी क्लेम p इज ए नॉन मेजरेबल सेट। तो अब हमारे क्लेम है कि यही p जो इस तरह से जर्मीलोस पास्टुलेट के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये एक नॉन मेजरेबल सेट है। ऑन कंट्ररी, सपोज p इज मेजरेबल। अब p हमने मेजरेबल ले लिया। अब अगर p मेजरेबल है तो ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 जो था, तो ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 जो है ये भी एक मेजरेबल सेट का अब्स्ट्रैक्ट अगर ट्रांसलेशन ले तो ये भी मेजरेबल है। इट मींस ईच pi इज मेजरेबल। जब हर pi मेजरेबल है तो मेजरेबल्स की यूनियन भी मेजरेबल है। सो p को मेजरेबल लेने से इसके इफेक्ट्स ये हुए, दिस इंप्लाइज pi इज इक्वल टू p सम मॉडुलो ri इज मेजरेबल, and this implies union I pi is measurable. Now measure of A is equal to measure of union I pi, which is equal to summation over I measure of pi, because pi pairwise disjoint है तो लुबेग मेजर काउंटेबली एडिटिव है, ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। दिस इज इक्वल टू summation over I measure of p सम मॉडुलो ri, और ये हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया कि ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। सो दिस इज मेजर ऑफ p एंड मेजर ऑफ a। लेट मी कॉल इट इज दिस इक्वेशन एज इक्वेशन से a or a dash। okay, by our assumption
P is measurable. This implies measure of P is greater or equal to 0. क्योंकि measure नेगेटिव होती नहीं है, सो अगर P measurable है तो P की measure greater or equal to 0 है. अब note that A is equal to 0, 1. So measure of A is in fact is length, that is 1. If measure of P is equal to 0, then A dash implies 1 is equal to 0, which is not possible. So measure of P is not equal to 0. And if measure of P is non-zero, that is positive, this is in fact strictly positive, then A dash implies, अब A dash से देखें तो ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड का सम इन्फिनिटी आएगा, लेफ्ट की मेजर 1 है, सो 1 implies 1 is equal to infinity, ये भी नॉट पॉसिबल है. सो measure of P is not greater than 0. Therefore P is measurable and measure of P is not greater or equal to 0. A contradiction, क्योंकि हर वो सेट जो measurable हो उसकी measure नॉन नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे P की measure ना 0 है ना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमारी सपोजिशन रॉन्ग है. Therefore P is a नॉन मेजरेबल सेट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रूफ इस थ्योरम का. जस्ट मैं मेन स्टेप्स रिकॉल करवा देता हूँ. क्वाइट डिफिकल्ट प्रूफ. हमने शो ये करना था कि नॉन लेबेग मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करते हैं. उसके लिए मैंने 0-1 इंटरवल लिया और इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया, जिसको हमने स्टेप 1 में इजीली शो किया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसकी वजह से इसने सेट की पार्टीशनिंग कर दी. इस पार्टीशनिंग से डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनी जो नॉन एम्प्टी थी. तो ई हमने कलेक्शन ऑफ ऑल दीज क्लासेस ली. अब ई जब कलेक्शन ऑफ ऑल दीज क्लासेस ली तो ई एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट है. तो इस पे एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू है. एक्सियम ऑफ चॉइस ट्रू होने से जर्मीलोस पास्टुलेट ट्रू है. जब जर्मीलोस पास्टुलेट ट्रू है तो फिर हमें एक सबसेट मिलेगा P का जो हर क्लास से एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन करेगा. अब उस सेट को मैंने P कह लिया. नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि P को यूज करके A को डिकम्पोज करना है इस तरह के ये काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ में लिखा जा सके. तो इसके लिए मैंने PI सेट कंसीडर किया जो इनफैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ P है विद रेशनल नंबर Ri. तो क्लियरली फर्स्ट क्लास जो P नॉट बनेगी वो P. देन इजी से स्टेप से मैंने इसको वेरीफाई कर लिया कि A इक्वल है यूनियन I PI की. देन PIs हमने क्लेम किया हुआ है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया. होपफुली आप इजीली इसको वेरीफाई कर लेंगे. अब नेक्स्ट मेरा स्टेप 4 में क्लेम ये था कि ये P डिजायर्ड नॉन लेबेग मेजरेबल सेट है. तो मैंने कंट्राडिक्शन ले ली कि ये मेजरेबल है. अब जब ये मेजरेबल है तो इसकी मेजर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो हमने देखा दोनों पॉसिबल केसेस जो थे उसमें कंट्राडिक्शन आती है. सो P एक नॉन मेजरेबल सेट है. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लास्ट रिमार्क हम देखते हैं. इफ measure of A is greater than 0, then A contain a subset which is non-measurable. यानी हर वो सेट जिसकी मेजर पॉजिटिव हो उसका मस्ट एक सबसेट एग्जिस्ट करता है जो नॉन मेजरेबल होता है. इसका मतलब है नॉन मेजरेबल सेट्स की तादाद एक नहीं है, ये इनफाइनाइट में नहीं है. सेकंड, कंप्लीमेंट ऑफ ए
नॉन मेजरेबल सेट is non-measurable. And third thing, union of two non-measurable sets need not be non-measurable. For example, P and P dash are non-measurable, but P union P dash जो previous theorem के A set के equal है is measurable हो जाती है। तो ये important remark थे non measurable sets के। ये था हमारा आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बोरेल सेट्स को डिस्कस किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी और उसके बाद हमने सम मॉडुलो 1 का कॉन्सेप्ट देखा कि ये अब्स्ट्रैक्ट समेशन है जिसके अंडर ए अगर हम क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड ओपन साइड ले लें 1, तो इस सेट पे अगर ये अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन डिफाइन करें एडिशन का तो इसके अंदर ये सेट क्लोज्ड हो जाता है। देन हमने ट्रांसलेट मॉडुलो 1 को डिफाइन किया और इसी आइडिया को यूज करते हुए हमने नॉन मेजरेबल सेट कंस्ट्रक्ट किया जो सबसेट था 0 1 का। और ऑब्जर्व करें कि इससे पहले हमने जितने भी रिजल्ट प्रूव किए उसमें हमने कहीं नहीं कहा कि अगर सेट मेजरेबल हो तो उसका सबसेट भी मेजरेबल होता है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेजरेबल फंक्शंस। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।